नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो है जिसमें हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेते हैं और आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए सही पोर्टफोलियो, एक आइडियल पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हो या फिर करना चाहते हो तो आप इस शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलाने की कोशिश करेंगे। आज के खास मेहमान है हर्षवर्धन रुंगटा जी, CFP है रुंगटा सिक्योरिटीज के। हर्षवर्धन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही यहाँ पर दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो शो में जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर फंड लिखकर अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमें ईमेल भी कर सकते हैं, fund@znetwork.com हमारा ईमेल आईडी। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें या फिर आप SMS के जरिए पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कनिष्क जी अहमदाबाद से लाइन पे हैं। कनिष्क जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जी। हेलो। हाँ जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर, मैंने DSP ब्लैक रॉक वर्ल्ड गोल्ड में शिफ्ट कर रखा है 2000 रुपीज का जी 2 साल से। हेलो। हाँ जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं इसमें। तो उसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, जरा ये बताइए मुझे। अभी क्या गोल्ड के रेट गिर गए इसके हिसाब से। बिल्कुल ठीक है गणेश जी, आपने बाकी भी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया है। रिलायंस विजन, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC इक्विटी और DSP बिरला सन लाइफ फ्रंट एंड इक्विटी में आपका निवेश है। कितने समय के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है? ये सब सर लॉन्ग टर्म के लिए करा मैंने। अच्छा, पर चिंता आपको DSP ब्लैक रॉक वर्ल्ड गोल्ड फंड को लेकर होगी। आपके पूरे पोर्टफोलियो को यहाँ पर रिवाइज करते हैं, क्योंकि एक तो वर्ल्ड गोल्ड फंड एक फंड ऑफ फंड है, माइनिंग कंपनियों के शेयर्स में यहाँ पर इन्वेस्ट होता है इस फंड का। पर ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो कैसा है और क्या इस फंड में बने रहना ठीक रहेगा आपके लिए कि नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी 40 साल इनकी उम्र है, पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया, कुछ इक्विटी फंड्स, कुछ गोल्ड फंड ऑफ फंड यहाँ पर शामिल किया हुआ है। कैसे देखते हैं आप इनके पोर्टफोलियो को, इनको क्या एडवाइस देंगे आप? वेल कनिष्क जी, पहली बात यह है कि आपने जो गोल्ड फंड में निवेश किया है, आपने गोल्ड प्राइस का रेफरेंस दिया था। मैं सिर्फ आपको बता दूं ये गोल्ड फंड का ऑब्जेक्टिव और ये किस चीज में निवेश करता है। DSP ब्लैक रॉक गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड फंड जो भी पैसा इकट्ठा करता है वो अपने ब्लैक रॉक वर्ल्ड गोल्ड फंड जो इंटरनेशनल फंड है उसमें निवेश करता है। एंड जो मैंडेट है वर्ल्ड गोल्ड फंड का वो ये है कि वो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं गोल्ड माइनिंग कंपनीज के, उसमें निवेश करता है। जो शायद आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये है कि अब गोल्ड फंड जो इंडिया में होते हैं वो गोल्ड ETF में निवेश करते हैं और गोल्ड ETF इवेंचुअली यूनिट्स जो गोल्ड है वो होल्ड करता है। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। ये गोल्ड में निवेश नहीं करते हैं, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो गोल्ड माइनिंग करते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव जो फंड का है। अगर हम पास्ट का परफॉर्मेंस देखें और जो करंट सिचुएशन है वो अगर हम एनालाइज करें तो ये फंड में निवेश इन्वेस्टेड रहना शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है। उसके कई कारण हैं। हम अगर गोल्ड माइनिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, उनके जो प्रोडक्शन देखें, सो कोई भी नई माइंस ऐसे गोल्ड की कोई माइंस वर्ल्ड ओवर ओपन नहीं की गई हैं, डिस्कवर नहीं की गई हैं। दूसरी बात यह है कि गोल्ड के प्राइसेस भी हमने देखा है जो टॉप जो हाई टच किए थे उसके बाद वो करीबन 10 to 15% उनका अभी भी करेक्शन नीचे की तरफ करेक्शन हुआ है। तीसरी बात है कि ये फंड ने इंटरनेशनली इन्वेस्ट किया है। सो हमने देखा है कि इंडियन रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। 10% इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होने के बाद भी इंटरनेशनल फंड ने इसमें प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, तो विच मीन्स इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रहा है। करंट सिचुएशन में भी हमें बहुत एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है ये स्पेस में। मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप इस फंड में ना ही SIP बंद करें, पर जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल के आप एक रेगुलर इक्विटी फंड में निवेश करें, जिसका मैंडेट ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई गोल्ड माइनिंग कंपनीज में ही करेगा। वो आपके लिए फिलहाल बेहतर होगा। जहाँ तक रजत उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस विजन फंड एक फंड है जिसमें जो एक जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, सो ये उसमें SIP बंद करके HDFC इक्विटी फंड में वही अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो यही अगर वो थोड़ा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करें तो इनका पोर्टफोलियो सही बन सकता है। चलिए ठीक है, यानी फाइनल पोर्टफोलियो बिरला सन लाइफ फ्रंट एंड इक्विटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और HDFC इक्विटी, इन्हीं फंड्स में बने रहे। इनमें आप SIP बढ़ा सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ निवेश करें। हालांकि आपको ये जो आपका गोल्ड फंड है DSP ब्लैक रॉक वर्ल्ड गोल्ड फंड, इसमें से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। रोहित जी का एक SMS आया है दिल्ली से, इनके प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। डेट फंड्स में निवेश के ऊपर इनका प्रश्न है। 1 से 2 साल के लिए उन्होंने लिखा है कि इन्होंने अपनी जमा पूंजी लिक्विड फंड्स और इनकम फंड्स में डाल दी है और अब हाल ही में जो RBI ने कदम उठाए हैं, क्या उसका असर इनके फंड्स की NAV भी बढ़ता हुआ नजर आएगा?
काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और रोहित जी आपको मैं बता दूं कि असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, इनफैक्ट असर पड़ चुका है। एनएवीज, डेट फंड्स की एनएवीज में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सुरक्षित तो नहीं, इनफैक्ट रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट पर जिस तरीके के कदम आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं उसका असर साफ तौर पर डेट फंड्स की एनएवी पे आता हुआ नजर आया। थोड़ी देर में आपको बताएंगे इनकम फंड्स और गिल्ड फंड्स, इनफैक्ट लिक्विड फंड्स की एनएवी कितनी ज्यादा इफेक्ट हुई है। एक हफ्ते में लगभग 4% का ड्रॉप एनएवीज में देखने को मिला है। पर हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है इस समय बॉन्ड मार्केट्स में, डेट फंड्स में, आरबीआई के काफी कड़े स्टेप्स में हैं। बैंक्स के लिए कर्ज लेना काफी ज्यादा महंगा कर दिया आरबीआई ने, तो क्या इसका इफेक्ट आने वाले समय के लिए भी देखने को मिलेगा? बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और क्या अब अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल करेंगे? वेल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो आरबीआई के मेजर्स हैं, जो ये आज जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका एक मात्र सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लिक्विडिटी जो है सिस्टम में उसको स्क्वीज करना चाहते हैं, ताकि जो हमने रुपी का जो फ्री फॉल देखा है उसे कंटेन करना है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी की इन्फ्लेशन एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रखा है। सो हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है ये कंटिन्यू रहने वाली है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। आप 2-3 हफ्ते आप देखेंगे कि आपको इसका असर जो डेट म्यूचुअल फंड्स पे आने वाला है, जो लिक्विड फंड है या अदर डेट या इनकम फंड्स हैं, इनमें इसका असर रहेगा, क्योंकि यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं। 70 to 80 बेसिस पॉइंट्स लास्ट 1 या 2 वीक्स में 10 या बेंचमार्क बॉन्ड के यील्ड्स बढ़े हैं। इसका असर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स के एनएवी पे आता है और वो नेगेटिव जा चुका है। अब इसमें इन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात है कि इन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है। मैं सुझाव दूंगा कि एक लॉन्ग टर्म व्यू लें। अगर ये 1 और 2 ईयर्स का होराइजन इन्होंने अपने मेल में बताया था, अगर ये 1 और 2 ईयर्स का होराइजन है इनके पास और ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो शायद ये अभी बने रह सकते हैं और नेक्स्ट 2 वीक्स, ये 14-15 दिन में और भी डेवलपमेंट देखें। अगर बहुत ज्यादा गलत जाता हुआ लग रहा है, नेगेटिव जाता हुआ लग रहा है, तब ये निकाल के एफडी में करें, नहीं तो नेक्स्ट 2 वीक्स में शायद थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए और एक आगे का व्यू मिले। सो मेरा सुझाव इनके लिए यही है कि 15 दिन तक कम से कम बने रहें और 15 दिन बाद डिसीजन ले, तो इनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज अगर ये लॉस बुक कर लेते हैं, इन्हें स्कोप रहेगा ही नहीं। अगर आगे जाके स्टेबलाइज होता है तो इन्हें स्कोप मिलेगा नहीं। तो 15 दिन बाद ये शायद डिसीजन ले तो शायद बेटर होगा इनके लिए। बिल्कुल, रिटर्न्स और गिरावट आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट फंड जो हैं उनमें लगभग 1.5 से 2% की गिरावट एक हफ्ते के दौरान देखने को मिली। पर बुरा हाल इनकम फंड्स का होता हुआ नजर आया। 4% तक के नेगेटिव रिटर्न्स, 3.5% तक के नेगेटिव रिटर्न्स इनकम फंड्स में, जैसे कि आईसीआईसीआई इनकम, जीएम इनकम, एचडीएफसी इनकम फंड में पड़ते हुए नजर आए एक हफ्ते के दौरान। और साथ ही गिल्ड मीडियम टर्म फंड्स में एक हफ्ते में लगभग 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर आते हुए नजर आए हैं। तो काफी ज्यादा गिरावट इस समय डेट मार्केट में है, जो आरबीआई ने सख्त कदम उठाए हैं रुपए की गिरावट को थामने के लिए और साथ ही लिक्विडिटी को इंटैक्ट करने के लिए, लिक्विडिटी को यहाँ पर घटाने के लिए। उसका असर जो है वो इस समय बॉन्ड मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड्स में जहां डेट मार्केट में जो निवेश था वो इक्विटी कंपैरेटिव काफी ज्यादा ठीक माना जाता था, एक तरीके से सुरक्षित इक्विटी के मुकाबले देखा जाता था, वहां पर अब डेट मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न आते हुए नजर आए, जो आप देख सकते हैं। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स और आज हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी जुड़े हैं सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज से, आपके प्रश्नों के ऊपर आपको एडवाइस देने के लिए, आपके पोर्टफोलियो में सुधार करने के लिए। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाहते हो या फिर पोर्टफोलियो पर एडवाइस लेना चाहते हो, तो fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर अपना प्रश्न लिखकर भेज दें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ प्रश्न लिखकर भेज दें 57575 पर। सुभाष जी औरंगाबाद से हमारे साथ लाइन पे हैं। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 15 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मुझे कौन से फंड में निवेश करना चाहिए और कितना करना चाहिए? अच्छा, 15 साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हैं। पहले कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है आपने? जी नहीं। ठीक है, 4 लाख आपने बताया आपकी सालाना आय है, बचाते कितना है हर महीने आप? जी सर। कितनी सेविंग्स कर लेते हैं आप हर महीने? 20-25 हजार कर सकता हूँ सर। हाँ जी, कितनी? 20 से तो 25 हजार रुपया पर मंथ कर सकता हूँ। 20 से 25 हजार आपने बताया? जी।
चलिए ठीक है, आपको नजरिया दिलाते हैं। हर्षवर्धन जी, किस तरीके से इनका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए? पहली बार निवेश करना चाहते हैं, 15 साल का ऑब्जेक्टिव है, 15 साल में 1 करोड़ की राशि जुटा सकते हैं ये म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए। कितनी राशि इनको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी हर महीने, और कौन से फंड्स आप इनके पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट करेंगे? वेल सुभाष जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपके गोल्स हैं जो 15 साल बाद हैं, उसके लिए आप प्लान आज से कर रहे हैं, तो ये जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो डेफिनेटली मिलेगा और आप अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप 14% इक्विटी से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म, सो आपको हर महीने का 17,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा, तब आपके 15 साल में 1 करोड़ की राशि आपकी जमा हो जाएगी। और क्योंकि आपका 15 साल का होराइजन है और आपको थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो में दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो राशि है आपको इकट्ठा करनी है विद इन 15 ईयर्स। मैं आपको बता दूं ये 17,000 आप इस प्रकार डिवाइड करिए। 5,000 रुपया आप SBI FMCG फंड में निवेश करें, 5,000 रुपया ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड में करें, 4,000 रुपया IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड और 3,000 रुपया HDFC इक्विटी फंड। ये सारे जो हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। इनका परफॉर्मेंस आपको हर 2 साल में चेक करना होगा, और अगर कोई फंड आपको ऐसे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में सूट नहीं कर रहा है, रिटर्न्स अच्छे नहीं दे रहा है, या उनका परफॉर्मेंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज करिएगा। लेकिन 2 साल बाद 2 साल तक का वक्त दीजिएगा इन फंड्स को परफॉर्म करने के लिए, और फिर आप जो है वो कॉल लीजिएगा। चलिए, यानी जो फाइनल पोर्टफोलियो बनेगा जो उसमें फंड्स हैं उसमें SBI FMCG काउंटर्स पे जबरदस्त मोमेंटम है इस बाजारों पे, तो FMCG फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। रिवाइज जरूर करें पोर्टफोलियो को अपने 2 से 3 साल बाद पर। SBI FMCG फिलहाल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें। ICICI फोकस ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है और काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। IDFC प्रीमियर इक्विटी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, आने वाले समय के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। लॉन्च से अब तक लगभग 18.5% का रिटर्न इस फंड से मिलता हुआ नजर आया, और HDFC इक्विटी में निवेश कर सकते हैं आप। 19.5% का रिटर्न लॉन्च से अब तक इस फंड में मिला है, आने वाले समय के लिए भी बेटर एक्सपेक्टेशंस हैं इससे। तो ये 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट किए गए हैं। महीने में 17,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे, 14% रिटर्न पर, सालाना रिटर्न पर 15 साल बाद आप 1 करोड़ तक की राशि जुटा सकते हैं। चलिए इसी बीच एक SMS उठाते हैं, और अनुपम बारा जी का यह प्रश्न है नोएडा से, और इन्होंने लिखा है कि पहली बार निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, और साथ ही साथ क्या ऑनलाइन के जरिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है, और डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत होगी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? प्रोसीजर पे आप थोड़ा रोशनी डालें यहाँ पर हर्षवर्धन जी। इनफैक्ट KYC प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये KYC होता क्या है और इसको करवाने के लिए कितने दिन लगते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन कैसे भरी जाए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और SIP लगातार कैसे शुरू कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स पे? कौन से फंड्स इनको सजेस्ट करेंगे पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए आप? वेल रजत, अगर हम देखें प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी स्कीम को आइडेंटिफाई करिए कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना है। डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है। आप चाहें तो फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट या जो स्टेटमेंट के रूप में आपको म्यूचुअल फंड के डिटेल्स आते हैं, आप उस तौर पर रख सकते हैं, या तो आप अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। मेरा सुझाव इनके लिए ये होगा कि अगर इन्होंने डीमैट अकाउंट अभी तक खोला नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट खोलना शायद लॉजिकल नहीं होगा। सेकेंडली, जब ये आइडेंटिफाई कर लें इन्हें कौन सी स्कीम में निवेश करना है, तो या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर सकते हैं जो इन्हें हेल्प करेगा, या आप फंड हाउस में डायरेक्टली अप्रोच करिए जो उनके ऑफिसेज हैं, और या तो रजिस्ट्रार जो है कैम्स कारवी हैं वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आपको निवेश करना है। जो भी रिस्पेक्टिव स्कीम में आपको निवेश करना है उसका फॉर्म भरिए, और साथ में KYC एक डॉक्यूमेंट है, एक वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको फुलफिल करना होगा। KYC कंपलसरी है आपको अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कोई भी अमाउंट हो आपका। इसके लिए आपको पैन कार्ड का कॉपी, अपना एड्रेस प्रूफ और एक फोटोग्राफ साथ में लेके जानी होगी। ओरिजिनल साथ में कैरी करिए, क्योंकि जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव है वो आप फोटोकॉपी सबमिट करते हैं तो वो ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे। आप एक सिंपल सा फॉर्म है वो डिटेल्स भर के आप अगर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसी के साथ में आप अपना म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म भी देते हैं। ये ऑन द स्पॉट आपका वेरिफिकेशन होकर आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, जिससे आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। जो फाइनली जो अप्रूवल होता है आपके KYC का, वो उसमें 5-6 दिन आपके लग सकते हैं, लेकिन उससे आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं है। आप ना ही वही म्यूचुअल फंड में, पर और भी दूसरे एप्लीकेशंस भी उसी एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। अभी आपके इनका दूसरा सवाल था कि अगर ये ऑनलाइन जाना चाहते हैं,
अगर ये ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस यही है कि पहले मैन्युअली आपको एक फोलियो क्रिएट करना होगा। इसी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है। आपको योरसेल्फ आपको ना फंड हाउस में जाना होगा और एक जीरो बैलेंस फोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको चेक देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका फोलियो जनरेट हो जाता है तब आप कंपनी के जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी वेबसाइट के थ्रू या तो कैम्स या कार्वी जो रजिस्ट्रार हैं उनके थ्रू आप इन्वेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये जरूरी है कि आप अपने फोलियो जब क्रिएट कर रहे थे तब अपना ईमेल आईडी एंड बैंक अकाउंट दोनों आपने अपडेट की हो। अगर ये हो गया है तो आप फिर इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी भी सेटअप कर सकते हैं और आपको अगर लोकल में कोई अगर कोटक सिक्योरिटीज या एचडीएफसी वगैरह हैं ये भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं जिनकी सहायता आप ले सकते हैं। चलिए अनुपम जी, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का डिटेल आंसर मिल गया होगा। इसी बीच मंजुश्री जी हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। मंजुश्री जी नमस्कार, आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सवाल। मैंने अभी BSL 95 में SIP स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से ही। ठीक है। और इसके अलावा एक्चुअली मैंने पहले बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स थे बट मुझे अच्छा रिटर्न किसी में मिला नहीं है। तो अगर आप मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करें तो अच्छा होगा, जिसमें कोई शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म मुझे चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या, कब तक इन्वेस्टमेट कर सकते हैं? आपने बताया आपकी एज 29 ईयर्स है, तो लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका? लॉन्ग टर्म वही एक्चुअली कुछ लॉन्ग टर्म हो जिसमें अराउंड 15 ईयर्स और कुछ शॉर्ट टर्म भी चाहिए मुझे, ताकि अगर बीच में अगर मुझे कभी चाहिए तो। चलिए ठीक है, पर बिरला सन लाइफ 95 जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि यूटीआई लीडरशिप, यूटीआई कॉन्ट्रा, एसआईपी के जरिए निवेश करना मंजूश्री जी हमेशा बेहतर रहता है। आपने एक मुश्त निवेश कर रखा है, ये थोड़ी चिंता की बात है, पर ओवरऑल अब नया पोर्टफोलियो आपका क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन जी, जो आपको पोर्टफोलियो भेजा गया, एक तो ये आपको कैसा लगता है और कोई नए फंड्स जो आप सजेस्ट कर पाए या फिर इस पोर्टफोलियो में किस तरीके से बदलाव करके चल सकते हैं? कौन से बेहतर फंड्स आप देखें? आपने देखा है कि इनका जो कंसर्न था वो ये था कि इन्होंने 2007 में यूटीआई लीडरशिप फंड एंड यूटीआई कॉन्ट्रा फंड में निवेश किया था और इन्हें रिटर्न्स जो हैं वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। जाहिर सी बात है 2008 के बाद जो मंदी आई थी उसके पहले जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं। मैंने सुझाव दूंगा कि यूटीआई लीडरशिप फंड जो है वो है लार्ज कैप फंड है और अगर ये यूटीआई कॉन्ट्रा अगर देखें वो लार्ज एंड मिड कैप है। अगर यूटीआई के म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर ही हम देखें तो ये दोनों फंड जो हैं वो स्विच करके यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश कर सकते हैं। इसका मैंडेट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश करना है और अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का, जो स्टॉक से सिलेक्शन है वो भी अच्छे हैं। और क्योंकि इन्होंने 2007 से इन्वेस्ट किया है, अगर आज वो स्विच करते हैं इन्हें कोई भी इनकम टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा, ना ही इन्हें कोई एग्जिट रोड लगेगा। इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में रहें और उसे आप कम से कम 5 साल का और वक्त दीजिएगा, तब ये परफॉर्म करना शुरू करेगा आपके लिए। चलिए मंजूश्री जी, यानी कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है आपको। यूटीआई कॉन्ट्रा, यूटीआई लीडरशिप दोनों ही फंड से बाहर निकलना है। यूटीआई अपॉर्चुनिटीज में एसआईपी के जरिए निवेश करें, परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, आने वाले समय के लिए और भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बिरला सन लाइफ 95 बिल्कुल सही निवेश है आपका। हर महीने जो आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू करते जाएं, दोनों फंड्स में लंबी अवधि के लिए अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज हर्षवर्धन रूंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से, आपके म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो पे आपको एडवाइस देने के लिए। आपको भी कोई प्रश्न पूछना है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप हमें fund@zenetwork.com पे मेल लिखकर भेज सकते हैं। अपना डिटेल क्वेश्चन लिखकर भेजें, पोर्टफोलियो लिखकर भेज सकते हैं आप, पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स पर जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर भेज दें 57575 पर। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से प्रश्न पूछने के लिए। संतोष जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्रश्न। हाँ जी सर, मैं 2008 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया था जी, अराउंड 20,000 रुपीज का, तो अभी उसका वैल्यू है हाफ है। मैं जानना चाहता हूँ क्या इसको मैं और पैसा डाल के और ले लूँ यूनिट या क्विट करूँ? एवरेजिंग कर लें या फिर आपको शिफ्ट करना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न है, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करता हुआ नजर। इसके अलावा कोई और फंड है आपके पोर्टफोलियो में?
हाँ जी सर। कुछ और आपने म्यूचुअल फंड में खरीदारी करी है, किसी और म्यूचुअल फंड में? नहीं और कुछ म्यूचुअल फंड में नहीं किया मैं फिलहाल। अच्छा, एक में ही किया और आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा खराब रहा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। पर आपने अगर एसआईपी की होती तो हो सकता है कि ऑलरेडी एवरेजिंग हो जाता आपका जो भी आपने निवेश किया होता। पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टी पड़ती हुई नजर आई है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर दबाव बाजार पर बना हुआ है। काफ़ी इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं और सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो भी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, और कंपनियों की बैलेंस शीट पे साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बढ़ती ब्याज लागत का असर देखने को मिल रहा है। हर्षवर्धन जी, इस मुश्किल दौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर गुजर रहा है, और इनफैक्ट पिछले अगर 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो लगातार अंडर परफॉर्म इस सेक्टर ने किया है, क्या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इस समय बने रहना ठीक रहेगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घाटा इनको ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी दर्शक जो देख रहे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे आप क्या निवेश की सलाह देंगे? वेल दर्शक, पहली बात यह है कि 2008 के आसपास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लॉन्च हुए थे, न्यू फंड ऑफर्स आए थे, और यही उस टाइम के पीरियड है जब काफ़ी निवेशकों ने इसमें निवेश किया था। अब सरकार का बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो ये सेक्टर है उनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कैपिटल जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, स्कैर्स हो गया है। दूसरा है उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं मिलते, लैंड एक्विजिशन के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं। रिसेंटली हमने देखा है पॉस्को और आर्सेनल मित्तल ये दोनों कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में लॉन्च करने वाले थे वो भी इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। इन्हें लिंकेजेस नहीं है, कोल के जो लिंकेजेस, जो रॉ मटेरियल के लिंकेजेस है वो नहीं मिल रहे हैं। सो मेरा सुझाव इनके लिए ये रहेगा कि ये डेफिनेटली एवरेज के चक्कर में ये और निवेश तो बिल्कुल ना करें। और अगर ये, क्योंकि ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो 50% डाउन है, अभी ये 10,000 रुपया निकाल के भी अगर कोई और जगह पे लगाते हैं तो शायद इनके इतना फायदा ना हो। तो ये एवरेज डेफिनेटली ना करें, लेकिन अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो ये होल्ड करके रखें। अदरवाइज अगर ये बेच भी देते हैं तो ये कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। अगर ये बेच के कोई रेगुलर इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो शायद इसका जो टर्न अराउंड होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर का टर्न अराउंड हो उससे बेटर आपको दूसरे फंड्स में टर्न अराउंड मिले। ये डिसीजन इन्हें लेना है कि 10,000 निकाल के इन्हें कोई और इक्विटी फंड में निवेश करें, या 10,000 एक रहने दें, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है इन्हें। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।